क्या आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं एंड आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का यूनिट नंबर 1। पॉलिटिकल साइंस का ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन हमने कर लिया है कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या समझना है, क्या है आपका पूरा सिलेबस, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम एक एक चैप्टर आपका कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 के बारे में और समझने वाले हैं कि यूनिट नंबर 1 में हमको क्या पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट है और उसमें हमको क्या क्या चीज़ें समझनी है। पूरा चैप्टर आज हम कवर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं और आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि अब क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है? यूनिट नंबर 1 का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, वृद्धि और सामाजिक प्रकृति। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ, इसकी वृद्धि और सामाजिक संस्कृति क्या रही है। तो देखो, सबसे पहली चीज हमें समझना पड़ेगा कि हम आंदोलन मतलब क्या समझते हैं। आपके अकॉर्डिंग आंदोलन का मतलब क्या होता है? तो आंदोलन का मतलब होता है किसी चीज के अगेंस्ट जो आपको नहीं लगता है कि वो चीज सही है, उसके अगेंस्ट लिया गया एक्शन आंदोलन कहलाता है। ओके, अब जब हम बात कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले हमने समझा आंदोलन। आंदोलन मीन्स कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, कुछ ऐसी सिचुएशंस जो हमारे या हम जैसे लोगों के लिए हमें लगता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में उठाई गई आवाज को क्या कहते हैं? आंदोलन। और यही चीज राष्ट्रीय आंदोलन कब बन जाती है? जब यही चीज राष्ट्र के लेवल पर किया जाए कि कोई सिचुएशन, कोई व्यवस्था, कोई चीज हमारे राष्ट्र के लिए अच्छी नहीं है, तो वो क्या हो जाती है? वो फिर हो जाता है राष्ट्रीय आंदोलन, कि हम अपने राष्ट्र के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा आपको विशेष रूप में समझना है तो आप समझ सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ होता है राष्ट्र का या राष्ट्र के लिए किया गया आंदोलन। ये देशवासियों द्वारा राष्ट्र हित में चलाया गया आंदोलन होता है। मतलब अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बेहतर करने के लिए, अपने राष्ट्र के लिए चलाया गया आंदोलन ही राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। और हमें जो इस टॉपिक में, इस पेपर में पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन तो इस दुनिया में बहुत सारे चलाए गए हैं। हम अगर भारत के कॉन्सेप्ट में समझे, भारत के रेफरेंस में समझे, तो भारत में कौन कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या होगा? भारत राष्ट्र को बचाने के लिए या भारत राष्ट्र के हित में किए गए आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विद्वानों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं, और जब भी आप कहीं पर भी कोई भी मे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म, वृद्धि और सामाजिक प्रक्रिया पर विस्तार से वर्णन कीजिए, आपसे पूछ लिया 20 नंबर का क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे? सबसे पहली चीज आप आंदोलन के बारे में लिखोगे, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिखोगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिखोगे, जो मैंने अभी तक आपको बताया है। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे। अब इस चीज को और सटीक और फैक्चुअल दिखाने के लिए आप क्या करोगे? कुछ विद्वानों के स्टेटमेंट उसके साथ ऐड करोगे, जो कि वेरीफाई करेंगे कि यस, जो आपने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कहीं ना कहीं विद्वान भी इस कॉन्सेप्ट के साथ या उससे मिलते जुलती बातें विद्वान भी कह रहे हैं, जिससे एग्जामिनर के ऊपर एक ऐसा इंपैक्ट आप डालते हो ना कि हाँ यार, इस बच्चे ने पढ़ाई की है, ये बच्चा पढ़ के आया, ये बच्चा ऐसे नहीं आया कि बस इसने कहीं से सुना और कुछ भी गोद के कुछ भी लिख दिया है और कुछ भी बना के मेरे सामने आ गया है। नहीं, उनको दिखेगा कि हाँ, इस बंदे ने, इस बच्चे ने एफर्ट लगाया, इसने याद किया, इसने समझा है कि विद्वानों ने इस पे क्या कहा है, और उसके विचार थोड़े से डिफरेंट, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज इसके विचारों में दिख रहा है। तो एग्जामिनर पर भी वो क्या करेगा? एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। तो इसमें आप ब्राइस का एग्जांपल लिख सकते हैं, ब्राइस का कोट लिख सकते हैं। ब्राइस कहते हैं कि राष्ट्र क्या है? एक राष्ट्रीयता है। इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को जब समझाया आंदोलन को, तो इन्होंने इसमें बताया जिसमें अपना संगठन एक राजनीतिक संस्था के रूप में दिया है, जिसने अपना संगठन क्या किया है, मतलब राष्ट्र क्या है? राष्ट्र ने अपना संगठन एक राजनीतिक संस्था के रूप में कर दिया है। कि राष्ट्र का जो संगठन है, वो राष्ट्र का संगठन ऐसे ही नहीं है। राष्ट्र का संगठन किस रूप में है? राजनैतिक रूप में है, राजनैतिक संस्था के रूप में राज्य बनाया गया है, जो स्वाधीनता का इच्छुक है। जो राष्ट्र है, जो राज्य है, वो किसका इच्छुक है? स्वाधीनता का इच्छुक है। तात्पर्य यह है कि स्वाधीनता के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन का मौलिक उद्देश्य है। यानी कि अपनी आजादी के लिए, स्वाधीनता के लिए, अपनी बेसिक आजादी के लिए जो
संघर्ष किए जाते हैं राष्ट्रीय तौर पर, वो क्या कहलाते हैं? वो राष्ट्रीय आंदोलन कहलाते हैं। तो स्वाधीनता के लिए संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन का मौलिक क्या है? उद्देश्य है। इसके बाद अगर हम इसको आधुनिक टर्म्स में देखें, थोड़ा सा आधुनिक बेस पर देखें, तो आधुनिक प्रचलन में राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ जो विदेशी सत्ता है उससे मुक्ति के लिए गुलाम उपनिवेशों द्वारा वर्षों तक संचालित संघर्ष है। यानी कि जो बाहरी राज्य है, जैसे हमारे भारत के कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो अंग्रेजों ने आकर के भारत में राज्य करना स्टार्ट कर दिया था। फिर उनके उस कॉन्सेप्ट से परेशान होकर के जाकर के आफ्टर ए लॉन्ग टाइम भारतीयों ने एक लंबा संघर्ष किया। उसके बाद जाकर के उस बाहरी उपनिवेश से अपने राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए स्वाधीनता की इच्छा से हमारे देश में क्या किया गया? राष्ट्रीय संघर्ष किया गया। अगर आप इंडियन हिस्ट्री उठा करके देखोगे और आप इसको देखोगे, देखो जब तक आप अंग्रेजों से पहले का जो भारत देखोगे आप, उसमें बहुत सारे लोगों ने शासन किया है। इंडियन राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने, मुस्लिम राजाओं ने, बट जिन्होंने भी किया है ना शासन, वो वहीं के रह के हो गए हैं। मतलब यही के होके रहेंगे। उनका पूरा सिचुएशन, पूरा सिस्टम, सब कुछ, पूरा खानदान वहीं पे आ गया है। उनका मतलब पूरी लाइफ वहीं पर इंडिया में ही कटने लग गई है। बट अंग्रेजों के साथ कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। अंग्रेज भारत में आए, इन्होंने भारत को लूटा, भारत से चीजें उठाई और ले जाकर के इंग्लैंड को ज्यादा सुदृढ़, ज्यादा मजबूत, ज्यादा बेहतर बनाने लग गए। और भारतीयों के साथ ही भारतीयों को ही डाउनफॉल वाली सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। तो जब आप देखोगे 16वीं शताब्दी से कहीं ना कहीं अंग्रेजों का भारत में आना स्टार्ट हो गया था। 1605 में स्टीफन हॉकिंग आया हुआ था जहांगीर के दरबार में। वहाँ से उसको फिर मिलती है परमिशन आफ्टर 2-3 ईयर्स कि हाँ ठीक है, तुम अपनी मार्केटिंग, अपनी सेलिंग कर सकते हो। और वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट होती है अंग्रेजों की जर्नी, जो कि आकर के 17वीं शताब्दी से फिर वो सुदृढ़ होने लग जाते हैं। उनकी फोर्स आने लग जाती है और 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी तक चलता रहता है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो अपने राज्य, एक राजा से जीत रहे हैं, दूसरे राजाओं से लड़ रहे हैं और धीरे धीरे वो अपना राज्य विस्तार कर रहे हैं और उनका राज्य विस्तार बढ़ता ही जा रहा है। और 19वीं शताब्दी में क्या होता है कि जब 19वीं शताब्दी शुरुआत होती है तो 19वीं शताब्दी में सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हाँ बस अंग्रेज पूरी तरह से फैलते जा रहे हैं हर जगह। भारत के मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस पर अंग्रेजों का पावर था और जो राजा थे भी या जो नवाब थे भी, वो केवल अंग्रेजों की कठपुतली बन के रह गए थे। तो धीरे धीरे वो सिचुएशन बढ़ती गई और 1857 में पहली बार क्रांति की लहर दौड़ी। तो मतलब आप देख रहे हो कि कहां से चीजें बन रही है। और 1857 में पहली क्रांति हुई, उस क्रांति के पीछे भी अपना बहुत स्पेसिफिक रीजन था जो कि हम समझने वाले हैं अगली वीडियो में भी, या तो इसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम समझेंगे कि 1857 की क्रांति क्या थी, क्यों थी, कैसे हुई और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। बट 1857 में पहली बार एक ऑफिशियल क्रांति की तरह एक रिवोल्ट किया गया और 1857 से लेकर के 1947 में जाकर के हमारा देश आजाद होता है। यानी कि 90 सालों तक तो एक संघर्ष में जीवन चला है, तब जाकर के इतने लंबे, इतने वर्षों के संचालित संघर्ष के बाद 1947 में हमारा देश आजाद होता है। तो जब भी हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं ना, तो राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? विदेशी सत्ता से मुक्ति के लिए गुलाम उपनिवेश द्वारा वर्षों तक चलने वाला संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के, भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी जो है विशेषता क्या रही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कॉन्सेप्ट में आप जब इसको देखोगे ना, आप जब समझोगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसकी विशेषता क्या रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो पहली विशेषता रही है ना, वो क्या है? लंबी अवधि। इस बारे में मैंने आपको ऑलरेडी आई थिंक समझा ही दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक लंबी अवधि तक रहा है। मतलब 18वीं शताब्दी से लेकर के अंग्रेजों का शासन पीरियड बढ़ता रहा है और 19वीं शताब्दी से लेकर के मतलब 1801 ईस्वी से लेकर के 1947, 150 साल तक, मतलब कहीं ना कहीं 1750 से वो काफ़ी स्टैब्लिश हो चुके थे। तो 200 सालों तक अंग्रेजों का राज्य रहा हमारे ऊपर और 90 सालों तक हमने ऑफिशियली संघर्ष किया है, लड़ा है आज़ादी के लिए, तब जाकर के एक आज़ादी मिली है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो विशेषता रही, सबसे पहली एक लंबी आंदोलन रही है। दूसरी विशेषता रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कि शांतिपूर्ण और क्रांतिकारी दोनों तरह से रहा है। शुरुआती आप भारतीय आंदोलन देखोगे ना, 1857 की क्रांति को छोड़ करके उसके बाद मोस्ट ऑफ द आंदोलन, जैसे जब से गांधी जी की एंट्री होती है या वहां से चीजें थोड़ी सी क्या होती है, शांतिपूर्ण तरीके से ही होती है। क्योंकि हमारे पास पावर भी नहीं थे, वो लड़ने के लिए उतना लेवल का उत्साह और जुनून भी नहीं था। तो शुरू तो इसी तरह से करना था कि हाँ किसी तरह से कम लोगों को एक साथ जोड़ा तो जाए, लोगों के मन में इस तरह की चीजें बीज तो डाली जाए। तो शुरुआत कैसे हुआ? शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और गांधी जी ने तो अंतिम समय तक वो शांतिपूर्ण बनाए रखने की कोशिश की।
बट बाद में जाकर के जो कुछ क्रांतिकारी सिचुएशंस भी क्रिएट हुई और उनका होना भी बड़ा ज़रूरी था। चाहे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनकी जो टोली थी जिसको गरम दल बोलते थे ना, ये क्रांतिकारी रूप से भी उनको अंग्रेजों को क्षति पहुंचाते थे। और गांधी जी की जो टोली थी या उनकी मान्यताओं को मानने वाले, अहिंसा वाले, उनकी शांतिपूर्ण व्यवस्था भी थी। तो भारतीय आंदोलन में आपको दोनों ही फैक्टर देखने को मिल जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके वाला और क्रांतिकारी वाला, दोनों ही फैक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दूसरी विशेषता है कि शांतिपूर्ण और क्रांतिकारी। तीसरी विशेषता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संवैधानिक विकास। जब आप भारतीय संविधान की बात करोगे ना, तो भारतीय संविधान भारत की आज़ादी के बाद नहीं बना है। भारतीय संविधान बनना भारत की आज़ादी से पहले ही शुरू हो गया था। 1946 में तो ऑफिशियल स्टार्टिंग हो चुकी थी संविधान बनने की। 1946 में ही संविधान सभा का गठन किया गया था कि अपने देश के लिए संविधान बनाया जाए। बट इसके बारे में जो बात हो या कॉन्सेप्ट या जो दिमाग में चीज़ें चल रही थी ना संवैधानिक विकास की, वो संवैधानिक विकास काफ़ी टाइम से चल रहा था। 1931 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में रावी नदी के किनारे हमने अपना झंडा बना फहरा के कहीं ना कहीं एक आज़ादी घोषित कर दी थी कि आज से हम अंग्रेजों के बात ही नहीं मान रहे, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं। उस लेवल तक चीज़ें हो चुकी थी। तो संविधान बनने के प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। जब मैं आपको संविधान समझाऊंगा ना, जहाँ से आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में आप ये पढ़ोगे संविधान का विकास, संवैधानिक विकास, देन आपको समझ में आएगा कि संविधान हमारा जो बना है ना, हमारा संविधान कुछ ऐसा नहीं है कि बस अचानक से एक दिन में बना दिया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन तो लगे हैं प्रोसेस उसको बनाने में। और उस संविधान में जिन जिन चीज़ों को जोड़ा गया है, दुनिया के अलग अलग संविधानों से चीज़ें उठाई गई हैं। हमारे भारतीय जो कॉन्सेप्ट सिचुएशंस रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने जो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लेकर के आए थे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में योगदान रहा है कि उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी निकाली गई हैं। तो भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, क्या क्या कॉन्सेप्ट रहा भारतीय संविधान के विकास में, ये चीज़ आपको समझनी है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता है, फोर्थ विशेषता, वो क्या है? सामाजिक और आर्थिक आंदोलन रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल सामाजिक या केवल आर्थिक नहीं रहा है, ये सामाजिक आंदोलन भी था, आर्थिक आंदोलन भी था। कैसे था? सामाजिक रूप में भी भारतीयों को काफ़ी दबाया गया है, उनके हक छीने गए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे जुल्म किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, सोशल एक्टिविटीज़, रिलीजन के लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, कास्ट के लेवल पर बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, कलर के लेवल पर लोगों के साथ भेदभाव किया गया है, समाज में लोगों को रिलीजियस फोर्स भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। तो बहुत कुछ ऐसा सामाजिक अत्याचार किया गया है, कर लगाया गया है, टैक्स ज़्यादा लगाया गया है। तो ये मतलब कर टैक्स जो है वो आर्थिक आंदोलन में आप देख सकते हो, बट समाज के लोगों के साथ सामाजिक रूप से भी बहुत सारा भेदभाव हुआ है। आर्थिक रूप से अंग्रेजों के बराबर सैलरी नहीं मिलती थी। जो सैनिक थे ना, शुरू में तो भारतीय सैनिक ज़्यादा थे, क्योंकि शुरू में वो बाहर से नहीं ला पाए थे। लेकिन जब बाहर जो है विदेश से, ब्रिटेन से सैनिक आने लग गए जहाज भर के, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भारतीयों के साथ भेदभाव स्टार्ट हो गया। उन सेना में जो भारतीय थे उनको 1/3 ही पैसे दिया जाता था। जितना एक अंग्रेज को दिया जा रहा है उसका आधा, उसका 1/3 ही एक भारतीय को दिया जाता था। तो आर्थिक रूप से भी कमजोर करने की कोशिश की गई, टैक्स हर जगह पे बढ़ा दिया गया, रिलीजियस टैक्स भी बढ़ा दिया गया, बहुत सारी चीज़ें जो थी, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आंदोलन का हिस्सा बनी, कि ये सब चीज़ों से भी जनता परेशान थी, जो भी आंदोलन का हिस्सा बना। राष्ट्रीय आंदोलन का जो है संदेहात्मक रूप, यानी कि जो ये आंदोलन रहा है ना, ये हमेशा से कहीं ना कहीं संदेहात्मक रहा है। क्यों? क्योंकि समटाइम्स कुछ लोग अपनी तरह से कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो मतलब क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो था, लेकिन बहुत सारे लोग कांग्रेस का अगेंस्ट जाकर के भी काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे कि ठीक है, हम अपने हिसाब से भी हमें लगता है कि ऐसा सही होना चाहिए, हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, हमको ऐसा करना है। मतलब कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रीय आंदोलन कभी भी एक जैसा नहीं हो पाया। जब आप 1857 की बात करोगे ना, 1857 की जब क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति को दबा दिया गया। क्यों दबा दिया गया? क्योंकि जब मंगल पांडे को डेट दिया गया ना कि 8 तारीख को इनको फांसी दी जाएगी, तो जो प्लान बना कि हाँ 8 तारीख को फांसी दी जाएगी, उससे पहले हमें आंदोलन करना है। बट वो आंदोलन क्या हुआ, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हो गया, तो अंग्रेजों ने उसको अलग अलग जगह पे जाके दबा दिया। अगर पूरे देश में एक साथ ही वो आंदोलन शुरू हुआ था, तो अंग्रेज के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो हर जगह जाके दबा पाते, और शायद हमारे देश को आज़ादी काफ़ी पहले मिल जाती। बट क्योंकि हर कोई अपने आप को लीडर समझता था, हर कोई लीड करने की कोशिश करता था कि नहीं नहीं हम तो ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो एक संदेहात्मक रूप रहा है।
कभी हमें नरम दल चाहिए, कभी गरम दल चाहिए, कभी हम ये सोच रहे हैं, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट रहे हैं, मतभेद काफ़ी रहा है, जिसके बेस पर एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन संदेहात्मक भी रहा है। और राष्ट्रीय आंदोलन का अगला और अंतिम जो एक विशेषता की तरह हम देख सकते हैं वो है विश्वव्यापी रूप। जो भारतीय संविधान जो है आंदोलन रहा है ना, राष्ट्रीय आंदोलन, इसका विश्वव्यापी इम्पैक्ट रहा है कि भारत तो आज़ाद हुआ ही, बट भारत की आज़ादी के बाद ना दुनिया को एक साहस सी मिल गई कि यार अगर भारत जैसा देश, भारत आज़ादी ले सकता है अंग्रेजों से, तो हम भी ले सकते हैं। और भारत की आज़ादी के बाद कई सारे देशों ने इंग्लिश जो सत्ता थी उसके अगेंस्ट विद्रोह कर दिया, और बहुत सारे देश उसके बाद धीरे धीरे करके आज़ाद होने लगे अंग्रेजी चंगुल से। तो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था ना, इसका इम्पैक्ट केवल भारत नहीं, विश्वव्यापी रहा था। तो ये कुछ विशेषताएं रही हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि किस तरह से इस आंदोलन की वृद्धि होती है और शुरुआत कैसे होती है और धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता कैसे है, जिसके लिए हमको समझना पड़ेगा 1857 की क्रांति को। सबसे पहले 1857 की क्रांति को समझने के लिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, और अगले पार्ट में हम मिलते हैं जिसमें हम समझेंगे 1857 की क्रांति को, जो कि यूनिट 1 का ही पार्ट है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।